गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए आ गए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के हम नेक्स्ट लेक्चर में, और हम आज पढ़ने वाले हैं प्रिज्म। कल हमने पढ़ा था TIR, क्रिटिकल एंगल, ऑप्टिकल फाइबर, ये सारे इंपोर्टेंट बातें हमने डिस्कस करा था। यस और नो? यस। आज हम आ गए हैं नया टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है प्रिज्म। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन आ गया है प्रिज्म, जो कि आपको ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आता है न्यूमेरिकल बेस्ड में। IIT, JEE और नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन तकरीबन प्रिज्म से पूछा जाता है। प्रिज्म होता क्या है, पहले समझते हैं प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म जो है बेसिकली एक थीन होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट सॉलिड होता है। क्या बोला आपने? थीन होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट सॉलिड होता है, जो टोटल 5 सरफेस से मिलकर बना होता है। हाँ, कितना जी? 5 सरफेस से मिलकर बना होता है, जो इंक्लाइन रहता है, जिसका अपर सरफेस जो होता है वो क्या होता है? रिफ्रैक्टिंग होता है। क्या होता है जी? रिफ्रैक्टिंग। अपर सरफेस क्या होता है? रिफ्रैक्टिंग होता है। और जो ये एक मीडियम में पाया जाता है। क्या जी? मीडियम के अंदर क्या होता है? एक मीडियम पाया जाता है। अंडरस्टैंड? क्या कहा हमने? प्रिज्म जो है एक थीन होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, जो बॉन्डेड रहता है। कितना जी? 5 सरफेसेस से बॉन्डेड रहता है। उसके अंदर एक मीडियम होता है। उसके अंदर क्या होता है? मीडियम होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। आई बात समझ में? देखिए जी, एक प्रिज्म जो होता है एक थीन होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट सॉलिड, थीन होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट सॉलिड bonded with लिखे? bonded with thin homogeneous transparent solid bonded with 5 surfaces, and in that 2 are refracting. 2 are refracting surface. 5 सरफेस में 2 क्या होता है? रिफ्रैक्टिंग होता है। In that 2 are refracting surface. Inside the prism there is some medium is exist. Yes or no? ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। और ये सॉलिड होता है, ऐसा सॉलिड है जो एक इसके अंदर से क्या होता है? जो मीडियम पाया जाता है, लाइक ग्लास कह सकते हो, कांच, ये सब जो है सारे के सारे हमारा क्या है जी? होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट सॉलिड कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा कि प्रिज्म बनता कैसे है। जैसे देखिए, गौर से सुनिएगा। एक दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है? इमेजिन कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे? देखिए इसमें कितना सरफेस है? ये एक सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, 4 सरफेस और नीचे क्या है? 5 सरफेस। दिख रहा है? यस सर। नहीं समझे? जी समझ गया। 5 सरफेस दिख रहा है। इसको आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। दिख रहा है? अरे बोलो, दिख रहा है? 5 सरफेस, एक पीछे वाला 2, 3, 4, नीचे 5। ये जो सरफेस दिख रहा है आपको, ऊपर वाला सरफेस दोनों,
दिख रहा है ना? हाँ। ये दोनों है आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या है जी? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कौन सा सरफेस है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस प्रिज्म को हम, ये मटेरियल है ना, ये तो काट भी सकते हैं उसको। यस सर। अरे बोलो, हम क्या करते हैं, ये ऊपर से इसको ऐसे काट रहे हैं, एक स्लाइड बना रहे हैं हम इसका, स्लाइड टाइप का बनाएंगे। ये कुछ इस प्रकार का बनेगा, देखो बनेगा। यस सर। अरे बोलो ना। हाँ। बनेगा इस पे? नहीं दिख रहा है क्या आपको? ये वाला जो है इसको ऐसे से काटोगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, यानी कि ये वाला है नॉन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। और ये दोनों क्या है जी भैया? ये है आपका रिफ्रैक्टिंग, क्या जी? रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया आपका, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कोई दिक्कत नो सर। नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो प्रिज्म है थीन होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट सॉलिड, है ना जी? और बॉन्डेड है कितना सरफेस से? 5 सरफेस से। दिख गया सरफेस 1 2 3 4 5, यस और नो? यस सर। 5 सरफेस से बॉन्डेड है। अब देख रहे हैं इसी को, पहले इसको ऐसे बना दिया। अब इसमें सर, इसमें 3 ही सरफेस दिख रहा है, नहीं इसमें भी 5 है। हाँ, इसमें भी क्या है? 5 है। 1 2 3 4 पीछे वाला नहीं जी? हाँ। ये हुआ ना, एक सरफेस 2 सरफेस हुआ, और 3 सरफेस 4 सरफेस हुआ ना जी? और नीचे एक है यहाँ पे 5 सरफेस। समझ गए बात को? 5 सरफेस में भी दिख रहा है। तो ये हमने क्या किया, एक स्लाइड काटा हुआ है। ये क्या किया हुआ? एक स्लाइड को हमने काट दिया। ऊपर से ऐसे काटो ना, उसको काटोगे तो ऐसा ही टुकड़ा मिलेगा। हाँ। मिलेगा ना? तो ये कहलाएगा आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और ये जो है आपका, इसको कहते हैं ए, दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या कहते हैं इसको? एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। चलेगा? यस सर। अब प्रिज्म के ये सब सारी चीज तो बात तो हो गई। अब आता है कि प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होगा। रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म। प्रिज्म में अपने को रिफ्रैक्शन पढ़ना है, तो ये अपना प्रिज्म है, पहले इसका डायग्राम बना दो और फिर हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। ओके, अब दो। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से। ओके, एक एक बात को समझिएगा, कौन क्या चीज होता है यहाँ पे, क्या क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। ये देखिए, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं उसको। चलेगा? यस सर। अभी जो है मैं देता हूँ यहाँ पे एक व्हाइट लाइट इस प्रिज्म पे गिरा, है ना जी? इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं इसको? इंसिडेंट रे। और ये इनक्लाइन सरफेस है, तो इसका परपेंडिकुलर कुछ ये होगा, नहीं होगा? होगा ना 90 डिग्री वाला नॉर्मल। परपेंडिकुलर ये होगा। ये भी इनक्लाइन है, तो इसका परपेंडिकुलर भी कहीं कुछ ये होगा। इसलिए ये भी जो है ध्यान से सुनिएगा। अब क्या होगा, ये हो गया आपका नॉर्मल N1। चलेगा? गौर से सुनिएगा बच्चों। अब हम जानते हैं कि लाइट, ये जो मीडियम है, ये क्या है जी? N1 है। और ये जो है, ये क्या होगा? N2 होगा। N2 हो जाएगा, जो कि ग्लास, ये मटेरियल प्रिज्म जो बना हुआ है किससे बना है? ग्लास। किससे जी? ग्लास से बना हुआ है। तो इसका भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। हाँ। होगा ना? होगा। हम जब जानते हैं कि लाइट जब ये क्या करेगा जी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर जाएगा, नॉर्मल से टुवर्ड्स बेंड कर जाएगा। देख रहे हैं, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के साथ में बोले तो आई। क्या हो गया? आई। अब क्या करेगा ये? जाना भाई साहब इसको इधर था, जाना किधर चाहिए था? इधर जाना चाहिए था, नहीं जी? यस सर। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि ये लाइट जो है ये बेंड कर गया ऐसे, और यहाँ तक ऐसे चला जाएगा। बोलो, ये हो गया आर। अब क्या होगा, ये देखिए जी, ये है आपका, ये है सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल N2 होगा। यस सर। और जब लाइट कहाँ से जी? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, ये R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं। अरे बोलो। यस सर। अब ये क्या करेगा? अब यहीं पे रुक जाएगा, लाइट बाहर भी जाएगा, बाहर भी जाएगा। ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। कौन सरफेस है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यहाँ से भी लाइट रिफ्रैक्ट करेगा। जब ये है डेंसर मीडियम और ये आपका रेयर मीडियम। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो क्या होता है जी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल भाग जाता है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल आपका जो है ये भाग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो ये जो एंगल है आपका इसको कहते हैं ई। क्या कहते हैं इसको? ई। ई कहते हैं, गौर से सुनिए। इमरजेंट एंगल। और इसको कहते हैं इमरजेंट रे। क्या कहते हैं इसको? इमरजेंट रे। इमरजेंट रे कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं इमरजेंट एंगल। लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये है आपका R1 और ये हो गया आपका R2। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए वास्तविक में। और देखिए यहाँ से जो लाइट है इसको, ये कहाँ चला गया? चला इधर गया ना, अरे जाना इधर चाहिए था, और लाइट किधर चला? इधर गया। तो ये जो एंगल है इसी को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं उसको? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन कहते हैं। पिक्चर्स को आप थोड़ा बड़ा सा बनाना और पूरा कोशिश करना उसको समझने की। बोलो ठीक है यहाँ तक? यस सर। कोई दिक्कत नो सर। नहीं होनी चाहिए। छाप दीजिए इसको पूरा, फिर हम बात करते हैं आगे चर्चा। ये जैसे एक सेकंड देखो रे बबुआ, ये क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या है जी? एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। ए बराबर क्या होता है? हेलो, ए बराबर होता है R1, एंगल R1 प्लस क्या होता है? एंगल ए बराबर जो होता है क्या होता है जी? R1 प्लस एंगल R2 होता है। R1 प्लस R2। आसान भाषा में बोले तो ए बराबर क्या होता है? R1 प्लस R1 प्लस R2 के बराबर होता है। अब क्या करेंगे इसमें? आपको लगाना पड़ेगा स्नेल्स लॉ। क्या जी? N1 sin I इक्वल्स टू N2 sin R1। I पता है तो R1 निकल जाएगा। अरे बोलो ना, ये निकल गया। फिर यहाँ से ये पता है तो R2 निकल जाएगा। ये नहीं निकल जाएगा? नहीं निकल जाएगा जी। निकल जाएगा। तो इस हिसाब से अगर एंगल ऑफ प्रिज्म मान लो दिया हुआ है तो ये कितना आ जाएगा? R1 यहाँ से स्नेल्स लॉ से निकाल लिया आपने। अरे बोलो ना, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? R2 बराबर हो जाएगा A माइनस R1। A माइनस R1 निकल जाएगा। निकल मैक्सिमम टाइम क्या होता है? अगर ये दोनों कॉमन नॉर्मल है R1 इक्वल्स टू क्या होता है? R2 इक्वल्स टू क्या होता है? R2 होता है। अगर R1 इक्वल्स टू R2 हो गया, हेलो देखो जी, अगर R1 है, इफ R1 बराबर R2 है तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो जाएगा? A बराबर R1 प्लस R2 होता है ना, yes, तो हो जाएगा 2R1 बराबर 2R2। जो मर्जी है तुम्हारा, R1 इक्वल्स टू A/2 और R2 इक्वल्स टू भी क्या आ जाएगा? A/2। प्रिज्म एंगल का आधा हो जाएगा। नहीं होगा क्या? अगर ये R1 R2 बराबर होता है तो नहीं होगा, स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? स्नेल्स लॉ। कभी कभी ऐसा होता है कि R1 R2 आपको दे दिया है, प्रिज्म एंगल पूछता है आपको, बताओ एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा? एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो जाएगा? R1 प्लस R1 प्लस R2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो बाय अप्लाइंग द स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगा करके आप निकाल सकते हो, लगा सकते हो। अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ। समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको स्नेल्स लॉ क्या है। देखो जी, ये हो जाएगा N1 sin I, N1 sin I दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N2 sin R1 होगा। यस सर। यहाँ से एक क्वेश्चन ये हो गया। और फिर अप्लाई अगेन स्नेल्स लॉ। हमें फिर से क्या करेंगे जी? स्नेल्स लॉ लगाएंगे। आपको क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका N1 क्या हो जाएगा जी? सॉरी N2 sin R2, N2 sin R2 होगा ना? यस सर। अरे इस सरफेस पे N2 sin R2 बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका N1 sin E, N1 sin E हो जाएगा। नहीं समझे? Yes, sir. अब सारा डेटा दिया हुआ है, हम अभी तुरंत बोले हैं कि R2 बराबर क्या हो जाएगा? A माइनस R1 यहाँ से पता है आपको, तो आप निकाल सकते हैं। यस और नो? यस सर। तो मेथड समझ में आ गया ना? आपको लगाना है स्नेल्स लॉ। क्या लगाना है? स्नेल्स लॉ। और इम्पोर्टेंट बात हमने क्या कहा कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है R1 प्लस R2 के बराबर होता है। अगर R1 R2 दोनों अगर इक्वल हो गया तो R1 इक्वल टू क्या? प्रिज्म एंगल क्या हो जाएगा? 2R। क्या हो जाएगा? 2R1 ही हो जाएगा या 2R2 हो जाएगा, यानी कि R1 इक्वल टू A/2 R2 इक्वल टू A/2। चलेगा ना? यस सर। इस बात को ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत? नो सर। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, छाप दीजिए इसको। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है इसमें कि एंगल ऑफ डेविएशन बताओ क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन। सुनो रे, क्या आता है? एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन जो हो जाता है ये होता है I प्लस E। क्या होता है? I प्लस E। ऐसे लिखो, डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है? I प्लस E, I प्लस E माइनस
R1 plus R2. R1 plus R2. This is the formula of angle of deviation. यदि हम जानते हैं कि A इक्वल्स टू क्या होता है R1 plus R2 होता है, यानी कि डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I plus E माइनस हो जाएगा A माइनस क्या हो जाएगा माइनस ए। अरे होगा ना यस सर, चलेगा चलेगा। I plus E माइनस क्या हो गया ए। A हो गया क्योंकि A इक्वल्स टू क्या होता है R1 plus R2 R1 अभी plus तुरंत R2 पढ़े हैं ऊपर में पढ़े ना हम्म। ये हो गया आपको ध्यान से सुनिएगा इसको यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इमर्जेंट एंगल के बराबर है समटाइम्स होता भी है अगर इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के अगर पैरेलल आ जाए हाँ, पैरेलल हो जाता हूँ। अरे बोल इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के अगर पैरेलल हो जाए तो एंगल आई किसके इक्वल हो जाएगा एंगल ई के इक्वल हो जाएगा अरे बोल रहा हाँ, तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा आई प्लस आई प्लस 2i हो जाएगा 2i माइनस A। 2i माइनस ए। ये भी होता है ध्यान रखिएगा इस बात को। चलेगा Yes, sir. ऐसा संभव तब होगा जब क्या जी इंसिडेंट रे विल बी पैरेलल टू इमर्जेंट रे क्या जी इमर्जेंट रे के पैरेलल होगा तभी ऐसा होगा कोई दिक्कत यस सर, नो सर। रो कसं आहे सर डेल्टा कसं आहे रो डेल्टा डेल्टा कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन फेस ऑफ प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5 कह रहा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री कितना डिग्री जी 60 डिग्री 60 डिग्री पे इसका एंगल ऑफ प्रिज्म वो दे रखा है कह रहा है कि रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज द आल्सो 60 डिग्री बोले तो A का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री बोलो यस सर, और R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 60 डिग्री डिग्री गिवन है कह रहा है भाई साहब फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंट यानी कि E का वैल्यू इन्होंने पूछा है एंड एंगल ऑफ डेविएशन क्या पूछा है जी एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है यानी कि उन्होंने डेल्टा का वैल्यू पूछा है कह रहा है कि देयर एनी अदर एंगल ऑफ इंसिडेंस कह रहा है कि अगर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो भी बताओ क्या होगा व्हिच विल प्रोड्यूस द सेम डेविएशन क्या कर रहा है जी सेम डेविएशन प्रोड्यूस कर रहा है हेलो हम जानते हैं ना ये प्रिज्म है हमारा हाँ, ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म इंसिडेंट रे गया यहाँ से अरे गया यस सर, तो ये क्या करेगा बेंड होके यहाँ पे आएगा और फिर ये ऐसे चला जाएगा ये हो जाएगा I ये हो जाएगा R1 ये हो जाएगा R2 क्या करेंगे जी अप्लाई कर दो अभी तुरंत बताया था हमने अप्लाई स्नेल्स लॉ लगाएंगे क्या आ जाएगा N1 sin I बराबर क्या आ जाएगा N2 sin R1 हो जाएगा ये हो गया N1 1 sin I that is equals to ये हो गया 1.5 ये हो गया sin 60 डिग्री दिया हुआ है ना क्वेश्चन में यस सर, तो sin I is equals to हो जाएगा 1.5 और sin 60 कितना होता है √3/2 कितना होता है √3/2 हो गया कोई दिक्कत नो सर, नहीं होना चाहिए कितना आ गया ये हो गया 15/10 गुने हो जाएगा √3/2 होगा ना बच्चों हाँ, तो कितना आ जाएगा जी 5 3 15 5 गुना 10 ये हो गया 3√3 बाई क्या हो गया By 4 4 आ गया ये किसका वैल्यू आ गया sin I किसका जी sin I का sin I इक्वल्स टू आ गया 3√3 बट्टा हो गया 4 चलेगा आप क्या करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है 60 डिग्री हाँ, सॉरी गाइस कह रहा है कि रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज आल्सो 60 डिग्री रिफ्रैक्टिंग भी कितना दिया हुआ है जिन्होंने 60 डिग्री दिया हुआ है ओह एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 दिया हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 60 दिया हुआ है और ये रिफ्रैक्टिंग एंगल जो दिया हुआ है इसका रिफ्रैक्ट करने के बाद में वो दिया हुआ है आपका दैट इज द R2 है ना जी R1 दिया हुआ है आपका
ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है कितना जी आई 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 सॉरी इसको साइन आई का वैल्यू 60 दिया हुआ है आई इज 60 है ना एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं दिया हुआ है क्या दिया हुआ है ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है ठीक है देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से हेलो ये हो जाएगा 60 डिग्री ये हो गया R1 यहाँ से ये हो जाएगा साइन 60 होगा ना हाँ ये हो गया ये हो जाएगा आपका R1 निकाल लो तो यहाँ से जो हो जाएगा आपका साइन 60 इक्वल्स टू साइन 60 ये हो गया √3/2 ना हाँ √3/2 ये हो गया आपका √3/2 चलेगा कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है ये हो गया साइन R1 क्या हो गया साइन ये हो गया साइन R1 कितना आ गया यहाँ से निकल जाएगा साइन R1 को कितना आ गया √3/2 आई गुने हो जाएगा 1.5 नहीं होगा होगा ये हो गया डेसिमल हटाएंगे तो 10 हो जाएगा 2 पंचे कितना हो गया 10 5 दिया कितना हो गया 15 ये जो हो गया आपका साइन R1 हो गया कितना हो गया जी √3 बट्टा कितना हो गया 3 बोले तो √3 ये हो गया आपका 1/√3 कितना हो गया 1/√3 तो ये हो गया आपका साइन R1 कितना हो गया बोलो ये हो गया 1/√3 हुआ कि नहीं हुआ हाँ ये हो गया यानी कि R1 कितना हो गया साइन इनवर्स 1/√3 होगा हम क्या जानते हैं A बराबर क्या होता है R1 के साथ R2 बराबर कितना हो जाएगा A माइनस R1 A माइनस R1 जो कितना दिया हुआ है 60 डिग्री कितना दिया है 60 डिग्री दिया है ना क्वेश्चन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना दिया हुआ है ये दिया हुआ है R2 कितना दिया हुआ है आपका 60 डिग्री कितना दिया है 60 डिग्री और R1 का वैल्यू अपने को पता है कितना है साइन इनवर्स 1/3 नहीं है Yes, sir. एंगल ऑफ प्रिज्म अपने को पता है नहीं समझे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा अपने को एंगल ऑफ प्रिज्म जो दिया हुआ है रिफ्लेक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म बोले तो एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ उन्होंने कितना 60 डिग्री 60 डिग्री। ए का वैल्यू जो R2 जो हो गया आपका ये हो गया 60 अरे वाह अब माइनस R1 कितना है दैट इज 1/√3 हाँ तो ये जो आपका 60 डिग्री दिया हुआ है यहाँ से R1 का वैल्यू पता है तो ये निकल जाएगा नहीं समझे बात को अरे बोला हाँ। ये 60 डिग्री है R1 पता हो गया तो R2 अपने को निकल जाएगा है ना जी Yes, sir. ये R2 अपने को पता चल जाएगा यहाँ से तो ये R1 R2 पता चल गया अब क्या वही तो निकालना था R1 R2 बचा हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और क्या जी इमर्जेंट एंगल पूछा है तो फिर लगा देंगे स्नेल्स लॉ अगर R2 निकल गया तो क्या करेंगे Snell's law N2 लगा ये म्यू टाइम्स sin R2 बराबर क्या हो जाएगा N1 sin E अरे होगा ना तो sin R2 का वैल्यू अपने को पता है ना अरे एंगल ये लगाएंगे स्नेल्स लॉ क्या इसके लिए क्या हो जाएगा म्यू टाइम्स sin R2 बराबर क्या हो जाएगा 1 sin E हो गया तो ये म्यू पता है sin R2 पता है तो sin E नहीं निकल जाएगा अरे निकलेगा ना तो ये निकल गया आपका कैसे कोई दिक्कत No, sir. नहीं होना चाहिए अगर I मान लो तो एक्चुअली क्या आएगा जैसे कि 1/√3 आया और sin 1/√3 का वैल्यू अपने को पता नहीं पता है क्या नहीं sir. तो हम लोग इसी के टर्म में आंसर दे सकते हैं पर बुक क्या किया उन्होंने कैलकुलेट करके वैल्यू को दे रखा है मतलब कि साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके बात समझ में आ रही है तो आपको ऐसे ही करके उसको सॉल्व करना है समझ में आ गई मेथड क्या करना है हमने किया क्या स्नेल्स लॉ लगाया हमने इस सरफेस से इस सरफेस में और उस सरफेस से इस सरफेस में और हमने वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया अंडरस्टैंड ऐसे क्वेश्चंस आपको आता है एक बार घर पे भी ट्राई कर लीजिएगा ओके चलो सी यू अराउंड टेक केयर